राज्य पर राष्ट्र को किन किन बातों का उत्तरदायित्व था, इसका ज्ञान उक्त कचिदाध्यक्ष से विशेषतया और महाभारत के अन्य स्थलों से साधारणतया प्राप्त हो जाता है। राजा का एक काम कार्णिकों अर्थात आचार्यों की नियुक्ति था। इनका यह काम था कि सर्वसाधारण के लड़कों में शिक्षा दें। राजकुमार भी सर्वसाधारण के साथ ही शिक्षा पाते थे। जरासंध से श्री कृष्ण ने कहा ही तो था कि स्नातक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के होते हैं। द्रुपद और द्रोण ने इकट्ठी शिक्षा पाई थी। द्रौपदी को ब्रह्मवादिनी कहा है। इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियां भी उन दिनों सुशिक्षिता होती थी। शकुंतला के दुष्यंत की सभा में दिए गए भाषण से ज्ञात होता है कि कुमारियां पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण में शिक्षा पाती थी। विराट ने अपनी पुत्री को गीत और नृत्य की शिक्षा दिलाई थी। ये संकेत उस समय की शिक्षा पद्धति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। देश की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य था ही। दुर्गे और नगरों में युद्ध की सभी सामग्री रहती थी। दुर्ग और नगरों में युद्ध की सभी सामग्री रहती थी। अपने तथा पराये राष्ट्र के चरों से व्याप्त रखने तथा अकाल के औचित्य का विचार कर संधि, विग्रह, यान, आसन आदि के अनुष्ठान के संबंध में स्थान स्थान पर सविस्तार उपदेश और व्याख्यान मिलते हैं। तत्कालीन नीति का परराष्ट्र विभाग बहुत उन्नत था। पुरोहित यज्ञों और संस्कारों के अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला होता था। अधिदैविक इतियों यथा अतिवर्षा, अति हिमपात इत्यादि का प्रतिकार करना भी उसका कर्तव्य था। कर्मचारियों का वेतन और भत्ता समय पर मिल जाए, इसमें राजा सावधान रहता था। युद्ध में जाते हुए सैनिकों को वेतन और राशन अगाऊ दे दिए जाते थे। राजकाज में प्राणांत अथवा किसी और अपद को प्राप्त हुए राज्य कर्मचारी के परिवार का भरण पोषण राज्य की ओर से होता था। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि राष्ट्र का व्यय आय तथा आधा या 3/4 हो, शेष आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रहे। संकट पड़ने पर राज्य प्रजा से ऋण भी ले सकता था। इसके लिए पौर जनपदों के सम्मेलनों में राजा को प्रजा की मत अपनी ओर आकर्षित करना होता था। शांति पर्व 87-24-33 में इसका एक सुंदर चित्र विद्यमान है। वहां राजा के एक ऐसे अवसर पर अत्यंत प्रभावशाली भाषण का नमूना भी दिया गया है। कृषि, वाणिज्य और शिल्प राष्ट्र की समृद्धि का आधार समझे जाते थे। राज्य की ओर से तड़ाग खोदे जाते थे। भूमि सेचन के कृत्रिम साधन बनाना और उनसे व्यवस्था पूर्वक प्रत्येक क्षेत्र को पानी पहुंचाना राजा का कर्तव्य था। 1% या इसके लगभग वृद्धि पर बीज आदि का ऋण कृषकों को मिल जाता था। शिल्पियों को 4 मास में शिल्प सामग्री राजकोष से दे दी जाती थी। संकट में पड़े शिल्पियों को धन धान्य की सहायता मिलती थी। अंधों, गूंगों, लंगड़ों, अपाहिजों, अनाथों तथा सन्यासियों का पालन राज्य करता था। ये राजा के अपनी संतान थे। बिना कारण भिक्षावृत्ति का निषेध था। अग्नि, हिंसक पशु, रोग तथा राक्षस आदि से रक्षा करना का उत्तरदायित्व भी राजा का था। कुशल वैद्य राज्य की ओर से नियत किए जाते थे। महानगरों, मद्यगारों, वेश्याओं तथा नटों पर राजा का कड़ा नियंत्रण था। बलवान के हाथों निर्बल की रक्षा और न्याय ये दोनों राजा के पवित्र कर्तव्य थे। लाल वस्त्र पहने सिपाही और पहरेदार बलात्कारियों पर यम पूर्वक बने खड़े रहते थे। अर्थी और
प्रत्यार्थी दोनों की बात सुन निर्णय लिया जाता था। घूस लेकर अन्याय न हो इसका ध्यान रखा जाता था। ये थे सारे व्यय के विभाग। आय करों से प्राप्त होती थी। भूमि की उपज का दशांश और पशुओं का पंचांश देने की प्रतिज्ञा मनु के कथानक में ऊपर आ ही चुकी है। अन्यत्र कहा गया है कि राजा बलिष्ठ ले। टीकाकार बलिष्ठ का अर्थ धान्य आदि का षष्ठ लेते हैं। वहीं अपराधियों को दंड भी आय का स्रोत कहा गया है। वाणिज्यों को शुल्क देना होता था, उसकी मात्रा नहीं दी गई है। बलिष्ठ शुल्क का विशेषण होने से संभवतः इसी शुल्क का सूचक हो। इनके अतिरिक्त खनिज द्रव्य भी आय के साधन थे। आकरों अर्थात खानों पर अमात्य रखने का विधान पाया जाता है। इस सामान्य सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया है कि कर लेने में लोभ से काम न लेना चाहिए। प्रजाएं गायें हैं और राजा बछड़ा। वह दूध पीते पीते कहीं गायों के स्तन को न काट दे। कर आय के अनुपात से लिया जाता था। विक्रय क्रय खाना पहनना आदि सबको ध्यान में रखकर कर लगाते थे। एक स्थान पर यह विधान भी मिलता है कि यदि कर की अधिकता से प्रजा का निर्वाह न होता हो तो कर छोड़ दें। खाने, लवण, नावें, हाथी शुल्क इनका प्रबंध राज्य की ओर से होता था। इन पर व्यय भी पड़ता होगा। किसी किसी मद से आय भी होती होगी। इस आय व्यय की मात्रा तथा प्रकार नहीं दिए गए हैं। 8वीं पाल मुख्य अधिकारियों में था। इससे पता चलता है कि जंगल राजा के अधिकार में थे। कुछ तो व्यापार का मार्ग निर्बाध रखने के लिए इनका शासन करना पड़ता था और कुछ वनवासियों की सुविधा के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती होगी। इसके अतिरिक्त वनों से राज्य की आय भी होती होगी, यह भी संभव है। लकड़ी तथा पशु दोनों आय के साधन हो सकते हैं। महाभारत की राजनीति में राजा का व्यक्तिगत आचार पर बड़ा बल दिया गया है। उसकी सारी दिनचर्या निश्चित कर दी गई है। निम्नलिखित दोषों से बचने तथा निम्नलिखित दोषों से बचने का विशेष उपदेश है, क्योंकि इनसे राज्य समूल नष्ट हो जाता है। नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानियों का सत्संग न करना, आलस्य, चित्त का विक्षेप, ये दोष व्यक्तिक हैं। राष्ट्र संबंधी दोष भी गिनाए गए हैं। विचार्य विषयों का अकेले निर्णय करना, अज्ञानियों के साथ परामर्श निश्चय कर उन्हें क्रिया में परिणित न करना, मंत्र की रक्षा न करना, मंगल का अप्रयोग, सब ओर से विलंब, व्यसनी अर्थात मद्य, धूर्त, व्यभिचार आदि में आसक्त राजा को बलहीन समझ शत्रु का आक्रमण राजा को बलहीन समझ शत्रु के आक्रमण का सरलतम आखेट माना है। इन संकेतों से यह स्पष्ट है कि उस समय का राष्ट्र संबंधी विचार बहुत उन्नत था। धृतराष्ट्र अपने वनवास से पूर्व के उपदेश में 72 गणों की वर्णन करते हैं, जिनमें मंत्री ही मुख्य हैं, अर्थात उनमें कोई वंशागत एक राजा नहीं है। युधिष्ठिर ने ऐसे गणों को भी अपने राज्य में स्थान दिया। अपनी राज्य प्रणाली को निश्चित करने का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं था। वह साम्राज्य
में संयुक्त व्यापार तथा आवागमन आदि के नियमों की एकता स्थापित करने तथा भारत के शत्रुओं के विरोध में संपूर्ण भारत को एक प्रबल शक्ति बनाने के लिए ही सम्मिलित होता था अथवा उसे इसीलिए सम्मिलित किया जाता था।